हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद उपनेश। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हमने 2 वीडियोस कर लिए थे, जिसमें हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक कवर कर लिया था। आज हम अपने वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गाइज, आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो कुछ लेट हो गया है, मुझे पता है। इसके लिए मैं आपसे प्लीज माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे पास प्रॉपर आइटम्स नहीं थे, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था और अपने घर आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग गया। सो गाइज, अब ऐसी गलती आगे नहीं होगी, आप लोगों की वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। सो उसके लिए सॉरी अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको इस चैप्टर का जब स्टार्टिंग हुई थी, जब चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी में कितना मोशन है। क्या? किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, हम उसको मोमेंटम कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखिए, जब हम वर्ड यूज करते हैं कंजर्वेशन, क्या जब हम वर्ड यूज करते हैं कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब क्या होता है, कंजर्व मतलब कंजर्व करना, मतलब बचाना। इसका मतलब क्या हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब मोमेंटम हमारा बचा हुआ है। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, वी नो, जब भी कोई बॉडी क्या मोशन में होती है, किसमें? मोशन में। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम ही तो बताता है कितना उसमें मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है उसके अंदर मोमेंटम होता है। तो जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकरा जाती हैं, क्या जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकरा जाती हैं तो उनका जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, और फिर जो उनका मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, वो क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है? वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, हमारी बुक में क्या फिगर दिया हुआ है। हमारी बुक में ये, आप ये देखिए, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। गाइस, एनसीईआरटी बुक्स इसलिए इतनी अच्छी होती हैं, इनमें फिगर के थ्रू इतना अच्छी क्लियर अप्रोच दी जाती है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर क्लियर अबाउट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, देन यू कैन रीड एंड स्टडी इजली फ्रॉम दिस। आपको कुछ भी, आपका कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने वाला अगर आपने एनसीईआरटी का एक एक पेज एंड एक एक फिगर अच्छी तरीके से कवर किया है। देखिए, इसमें क्या बताया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, जिनका मास m है। वो दोनों ऑब्जेक्ट ua, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए की ua थी और ऑब्जेक्ट बी की ub थी। ये दोनों इनिशियली चल रहे थे, फिर ये दोनों क्या आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपस में इनकी टक्कर हो गई और इसके बाद इनकी जो वेलोसिटी हो गई, जब जब हम टकराएंगे तो हमारी वेलोसिटी में फर्क तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनिशियल को हम u से दिखाते हैं, फाइनल को v से दिखाते हैं, तो इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी? va और vb, इनकी टक्कर होने का। देखिए यहाँ पे f a b का मतलब क्या है, जब टक्कर हुई तो फोर्स जो a के द्वारा b पे लगाई गई, क्या a ने जो फोर्स b पे लगाई उसे कहते हैं f a b, फोर्स एक्सर्टेड बाय a ऑन b। और इसी की तरह अगर हम f b a लिखेंगे यहाँ पे, तो इट मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी के द्वारा ए पे लगाया गया जो बल होगा उससे क्या कहेंगे? एफ बी ए। और ए के द्वारा बी पे लगाया गया को क्या कहेंगे? एफ ए बी। तो इसमें क्या हुआ, देखिए, हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो जब हम ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे, किसकी? ऑब्जेक्ट ए की, तो इसका इनिशियल क्या होगा बिफोर कोलिजन? क्या होगा इनिशियल इसका? एम ए, मतलब मास ऑफ ए, और यू ए जो उसका पी होगा इनिशियल, P1 मान लो इसको। और फाइनल क्या हो जाएगा इसका? फाइनल टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन P2 मान लो इसे। एम ए मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा? बी ए। इसी तरह ऑब्जेक्ट बी का क्या होगा? एम बी यू बी, और टकराने के बाद एम बी वी बी। अब जब हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है? हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। क्या? हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालेंगे तो ए का क्या आएगा? और रेट ऑफ चेंज ऑफ में मैंने आपको बताया था ना, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तब मार्क हमको पता लगता है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाला होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा? एम एम ए वी ए, फाइनल में से माइनस एम ए यू ए, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? टी। यहां से क्या हो जाएगा? ए के लिए एम ए कॉमन निकालेंगे, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। इसी तरीके से बी के लिए क्या आ जाएगा? बी के लिए एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ये हमारे पास दो इक्वेशन बनके आ गई, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमको पता है, देखो, हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। हम क्या कहते हैं? टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे? देखो, जो एफ ए बी होगी, क्या एफ ए बी, ये एफ बी ए के बराबर होगी। मैंने आपको बताया था कंजर्व रहता है, बट अपोजिट है तो यहाँ पे क्या माइनस लगाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपकी बुक में बताया गया है, जब हम इसको करेंगे
तो एम ए वी ए माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इसका मतलब ये मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, क्या बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले, और ये क्या था आफ्टर, क्या आफ्टर, और ये कंजर्व्ड। इसका मतलब बिफोर और आफ्टर क्या होते हैं, कंजर्व्ड, इक्वल होते हैं। इसमें ये समझाया गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब। ठीक है गाइस, अब आप मुझे पूरी होप है कि आप क्लियर होंगे। तो इसमें लिखा गया है, देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी सेड दैट सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट before collision is equal to sum of momenta after the collision provided that there is no external unbalanced force acting on them। कोई एक्सटर्नल, मतलब जैसे दो बस आपस में टकरा गई तो ऐसा नहीं है कि तीसरी कार भी आके उससे टकरा जाए, ऐसा नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में टकराव हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स, कोई तीसरी फोर्स काम नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर। तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज momentum before collision is equal to momentum after collision। okay guys, ये क्लियर है। अब देखिए यहां पे हमको क्या एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9.6। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। What is recoil velocity of the pistol? हमको पिस्टल की recoil velocity बतानी है। देखिए recoil velocity का मतलब क्या है कि वो पीछे की तरफ जर्क मारेगी, पीछे की तरफ करेगी, मतलब जिस तरफ बुलेट जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, साइन को नेगेटिव लेते हैं। देखिए इसमें हमको m1 मास 1 जो हमको दिया है वो कितना दिया है बुलेट का, 20 ग्राम्स। कितना, 20 ग्राम। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 1000। इसको हम केजी लिख सकते हैं। और इसकी जो स्पीड दी है हमको, बुलेट की स्पीड क्या दी है, बुलेट की स्पीड जो दी है v कितनी दी है हमको, v1 क्या दी है, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। अब m2 जो दिया है, क्या m2 जो हमको दिया है वो दिया है 2 kg, और हमको v2 निकालना है। क्या निकालना है, v2। देखिए गाइज इसमें क्या होगा, अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्या इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जब एक बुलेट जब तक फायर नहीं हुई है, क्या एक कोई पिस्टल है उसके अंदर बुलेट लगी हुई है, वो अभी तक फायर नहीं हुई है, इसका मतलब पिस्टल के अंदर क्या m1 प्लस m2 दोनों हैं, मतलब बुलेट का भी वजन है उसमें और पिस्टल का भी वजन है। ये अभी तक फायर नहीं हुए, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 0। मोमेंटम जो होगा इनका मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, तो इंटू 0। अब हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। अब देखो क्या होगा, जो m1 है हमारी बुलेट, वो कितनी स्पीड से निकली, 150 की स्पीड से। कितनी, 150 की स्पीड से, प्लस क्या, प्लस m2 हमारा कितना है, 2 kg। m2 इंटू हमको क्या करना है, v क्या करना है, हमको फाइंड करना है। गाइस ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं। जब हमारी एक पिस्टल है, जब वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, स्टेशनरी पोजीशन में क्या है कि उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी 0, और पिस्टल और बुलेट अभी दोनों एक साथ है, तो इसलिए दोनों का मास एक साथ लिया जाएगा। अब क्या हुआ, बुलेट 150 की स्पीड से निकल चुकी है, तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये, और पिस्टल का मोमेंटम हमको, पिस्टल की वेलोसिटी जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। क्या, वो हमको कैलकुलेट करनी है, तो ये होगी। और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ धकेला जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। अब देखो m1 इंटू m2 0, तो ये तो 0 हो गया। क्या, ये तो 0 हो गया। अब m1 कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 150, प्लस m2 कितना है, 2 kg। क्या, 2 इंटू v। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो v वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, -1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस जब आएगी, ये क्या दिखाती है हमको, माइनस ये दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट चली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल हुआ है गन के अंदर, किसके, पिस्टल के अंदर, उसके अपोजिट साइड में रिकॉइल हुआ है। माइनस का साइन इतना ही, माइनस में तो वेलोसिटी नहीं हो सकती ना, तो माइनस ये चीज इंडिकेट करता है कि उसके अपोजिट साइड में उस चीज का रिकॉइल हुआ है। अब देखो गाइज ये वाला एग्जांपल बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ये क्या बोला है, ए गर्ल ऑफ मास 20 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑनटू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, स्टेशनरी कार्ट, क्या, कार्ट स्टेशनरी है बट गर्ल मूव कर रही है, अभी भी गर्ल लगातार मूव कर रही है, और मूव करते करते उसने उसके ऊपर जंप किया।
द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब वो जैसे ही कार्ट पे जंप करेगी तो क्या होगा, वो मूविंग स्टार्ट कर देगी, लड़की चलना स्टार्ट कर देगी। तो उसमें क्या, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसमें क्या बोला, एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल मैटर फॉर वर्किंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो इसमें क्या बोला है, लेट द वी वेलोसिटी ऑफ गर्ल ऑन कार्ट एज स्टार्ट्स मूविंग। क्या उसने वी मान ली, हमको इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने किया। तो देखो क्या होगा, गर्ल कितनी केजी की है, 40, उसका मोमेंटम 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना हो गया, 40 इंटू ये, प्लस काट का भी अभी क्या स्टेशनरी पे है, ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, बिफोर जंपिंग की। तो अभी स्टेशनरी पे हमको दिया गया था, स्टेशनरी पोजीशन पे, तो उसको हम क्या लेंगे, 0। तो बिफोर ये क्या होगा यहाँ पे 20 kg मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा बिफोर इंटरेक्शन, जब हम काट पे नहीं कूदे हैं उससे पहले। अब काट पे कूदने के बाद क्या होगा, देखो काट पे कूदने के बाद जैसे ये काट है, अब आप इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, जब ये लड़की काट पे कूद गई तो काट और लड़की का क्या हो जाएगा, जो वो होगा वेट, हमारा वेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़की 40 kg की और प्लस 3 kg का काट वो एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, 43। और हम क्या निकालना है, किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो वेलोसिटी हम वी मान लेंगे इसको, जो हमारा ये आया है इसके इक्वेट कर देंगे 200 के, तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं, देखिए गाइस, ये वाला एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा गाइस, क्योंकि ये मतलब दिस इज गुड वन। देखिए, 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब क्या होता है, उलझ गए। क्या एंटेंगल्ड का मतलब क्या होता है, उलझना। उलझना, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है, आई एम सॉरी। One of mass 60 kg was moving with velocity of 5 meter per second, while other of mass 55 kg was moving with velocity of 6 meter per second towards the first player। हम फर्स्ट प्लेयर इसको मान लेंगे, सेकंड प्लेयर हम सरदार जी को मान लेंगे, है ना, सरदार जी आ रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट प्लेयर जा रहा है, तो क्या होगा, टुवार्ड्स फर्स्ट प्लेयर। इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकेम एंटेंगल्ड, एज्यूम दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ 2 प्लेयर ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। ये बोला जाता है, इसका बोला जाता है ताकि कोई इस पर वो ना हो दिक्कत। देखो हमको क्या है, हमको M1 दे दिया, क्या हमको M1 दे दिया है, हम 60 kg, ठीक है, और M2 कितना है, 55 kg, ठीक है। अब देखो U1 बिफोर कोलिजन कितनी है इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, जो M1 वाला है, और M2 वाले की U2 कितनी है हमारी, 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये हम किसी एक को नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों मानेंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो दोनों प्लेयर्स हैं उनका मोमेंटम क्या होगा, M1 प्लस M2, क्या M1 प्लस M2, और क्या होगा, इंटू V1 U1, और M2 इंटू U2। अब M1 कितना है हमारा, 60 इंटू 5, प्लस M2 कितना है हमारा, 55 इंटू -6। तो यहाँ से हमारा बिफोर कोलिजन का मोमेंटम कितना निकल के आ जाएगा, -30 kg मीटर पर सेकंड का, कितना, -30 kg मीटर पर सेकंड का। अब देखो जब ये दोनों आपस में टकरा गए, यहाँ पे क्या ये दोनों आपस में टकरा गए, जब टकरा जाएंगे दोनों उलझ जाएंगे, तो दोनों का मास मिल जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, दूसरे में M1 प्लस M2 क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो कितने दिए, 60 प्लस 55, तो ये कितना दिया है, 115 आ जाएगा kg, M1 इंटू M2। और हमको क्या, हमको वेलोसिटी बतानी है, तो हम कितनी मान लेंगे, वेलोसिटी को V मान लेंगे, तो 115 इंटू V मान लिया हमने, और ये किसके बराबर है, -30 kg मीटर पर सेकंड के। केवल इक्वेशंस कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से V की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, हमारी जब V निकालेंगे तो -0.26 मीटर पर सेकंड की हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जब ये कोलाइड कर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपके इसमें क्या दिया है, 2 एंटेंगल्ड प्लेयर्स वुड मूव विद वेलोसिटी ऑफ 0.26 मीटर पर सेकंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट, हमने कोई डायरेक्शन नहीं मानी, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर वाज मूविंग। देखो जिसका ज़्यादा आएगा, इसका नेगेटिव था, तो सेकंड प्लेयर की तरफ जाएगा, किसके, सेकंड प्लेयर की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या है कैसे हैं इस चैप्टर में। अब देखो हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल द कार्ट। क्या
अगर एक्शन हमेशा रिएक्शन की इक्वल होता है तो एक हॉर्स एक कार्ट को पुल कैसे कर देता है? देखो, जब भी कोई हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है, क्या जब भी कोई हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है तो वो क्या करता है? ग्राउंड पे फोर्स लगाता है। क्या? ग्राउंड पे फोर्स लगाता है वॉकिंग करने के लिए। क्या? फोर्स लगाता है। तो सेम फोर्स क्या है? ग्राउंड लगाता है। क्या? सेम फोर्स ग्राउंड लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये दोनों क्या हो जाती है? फोर्स बैलेंस हो जाती हैं। क्या? ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चल पाता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को खींच पाता है। सेकंड क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच एजेक्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। होज क्या होता है? होज पाइप होता है ना, आगे का हिस्सा जो होता है। तो उसमें बोला है कि फायरमैन को डिफिकल्टी क्यों होती है एक होज को होल्ड करने में, जब वो बहुत तेजी से पानी उसमें से आ रहा होता है। तो देखो, जो मोमेंटम ऑफ वाटर होगा, क्या? जो वाटर का मोमेंटम होगा वो किसका होगा? मोमेंटम ऑफ किसके? होज के बराबर। क्या? होज के बराबर के, बट किस में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। किस में? अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो पुश बैक करता है। क्या? जिसकी वजह से वो पुश बैक करता है। जिसकी वजह से पुश बैक करता है तो उसकी वजह से अपोजिट और उसको मिलकर के वो बैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ईजिली उसको हैंडल कर पाता है। क्या? इजिली उसको हैंडल कर पाता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कितना ईजी है ये। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of 50 ग्राम इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द। बस इसमें क्या है? m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 लगा लेना और कर लेना, बहुत ईजी है। सो गाइज, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आप चाहते हैं मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। जैसे ही 50 कमेंट्स क्रॉस हो जाएंगे, आई प्रॉमिस मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ये चैप्टर बहुत ईजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जितनी बार हो सके इस चैप्टर को पढ़िए। और ये आपका 9th क्लास जो होती है वो 11th का बेस होती है। कौन सा? 11th क्लास का बेस। तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो सेम चीज़ आप 11th में और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। सो गाइज, इसकी एक बार हम समरी कर लेते हैं। समरी के बाद हम आपसे विदा लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सरसाइज का वीडियो आए टेक्स्ट बुक का, तो आप कमेंट्स कीजिए। जैसे ही 50 कमेंट्स क्रॉस करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस, मैं इसका वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है। नेचुरल टेंडेंसी जिसकी वजह से रजिस्ट करती है उसे इनर्शिया कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया है यहाँ पे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स बताइए, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आती है? देखो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन टी। क्या होता है? v अपॉन टी। v क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और फिर नीचे t लग गया तो सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए कहते हैं kg मीटर सेकंड स्क्वायर। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जितना उसके अंदर मोशन होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता ही है, टू द इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो गाइस, इसके साथ हम लोग अब इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बीच में एक दो जगह मैं अटक गया था क्योंकि बेल बज गई थी, मुझे पॉज करके आना पड़ा वीडियो। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।